दोस्तों रविवार का दिन था। दिमाग में पहले से ही छुट्टी वाला मूड फिट था। फिर भी 10 बजे तक तो सब लोग उठ ही जाते हैं। गली के लड़के धमा चौकड़ी करने लगे थे। कोई जोर से मार की आवाज लगा रहा था तो कोई पकड़ पकड़ चिल्ला रहा था। रविवार को गली के लड़के गली को क्रिकेट का मैदान जो बना देते हैं, प्रेम भी देर से ही उठा था। हाथ में चाय लिए जब वो बाहर छत पर आया तो देखा कि एक खूबसूरत सी लड़की रस्सी पर कपड़े डाल रही है, लेकिन कपड़े तो 3-4 साल के बच्चे के थे। शायद वो शादीशुदा थी। हालांकि कहीं से भी वो शादीशुदा नहीं लग रही थी और बच्चे की माँ तो बिल्कुल ही नहीं। प्रेम अपनी एक्सरे वाली नज़र से स्कैन करने के बाद छत पर रखी हुई कुर्सी पर आके बैठ गया, लेकिन बार बार उसकी नज़र उसी लड़की के तरफ जा रही थी जो कमर तक लटके हुए भीगे हुए बालों में कयामत से कम नहीं लग रही थी। अब कुछ ऐसा हुआ जो प्रेम ने सपने में भी नहीं सोचा था। कपड़े डालने के बाद वो औरत प्रेम के पास आकर बोली, आप ही इस कमरे में रहते हैं? प्रेम कुछ सेकेंड के लिए विश्वास नहीं कर पाया कि इतनी खूबसूरत लड़की अपनी मिश्री जैसी आवाज़ के साथ उससे बात कर रही थी, वो भी बिना प्रेम के पहल के। वो शक पकाए हुए मुद्रा में बोला, जी भाभी जी। अच्छा आप करते क्या हैं? भाभी ने पूछा। लड़की शादीशुदा थी। ये प्रेम के भाभी कहने पर उसके द्वारा कुछ न बोलने से साफ हो चुका था। कॉलेज में पढ़ाई कर रहा हूँ। प्रेम ने अपलक उसको देखते हुए कहा। भाभी अपने भीगे बालों को तौलिए से झटकते हुए बोली, मुझे आए हुए 3 दिन हो गए, आप दिखे नहीं तो मुझे लगा कि शायद इस कमरे में रहने वाला बंदा गांव गया होगा। और इतना बोलकर वो मुस्कुराने लगी। मुस्कुराहट भी कमाल की थी। प्रेम तो एकदम मंत्रमुग्ध हुआ जा रहा था। बात करने के इस मौके को बिल्कुल भी नहीं गंवाना चाहता था, इसलिए बोला, नहीं भाभी, मैं सुबह 7 बजे कॉलेज के लिए निकल जाता हूँ और फिर थिएटर क्लास के लिए मंडी हाउस चला जाता हूँ, तो लौटते लौटते 11 बज जाते हैं, इसलिए मैं केवल संडे को ही यहाँ दिखाई देता हूँ। ऐसा बोलकर दोनों ने जोरदार ठहाका लगाया। थोड़ी देर तक भाभी भी उससे बात करती रही और बीच बीच में अपने बाल भी सुखाने लगती। बात आई गई हो गई। सब लोग अपने अपने काम में लग गए। गर्मी की रात और बिजली चली जाए तो आफत हो ही जाती है। प्रेम ने चटाई निकाली और छत पर खाली जगह पर आया। वो देखकर चौंक गया कि भाभी ने पहले ही वहां अपनी चटाई बिछा ली है जिस पर उसका बच्चा सो रहा था और वो मोबाइल में सोशल मीडिया में लगी हुई थी। प्रेम को देखकर बोली, अरे आप भी बिछा लीजिए। लेकिन प्रेम ने देखा कि वहां इतनी जगह नहीं थी कि वो अपनी चटाई भी बिछा पाता, सो उसने कहा, नहीं भाभी, इतनी जगह नहीं है, आप ही सोइए। प्रेम ने सोचा कि हो सकता है अभी इसका पति भी नीचे से आ जाए तो फिर जगह ही नहीं है कि इतने लोग सो पाए। वो जाने को हुआ ही था कि भाभी ने कहा कि कहाँ जा रहे हो, यहीं लेट जाओ बगल में। प्रेम ने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि भाभी के तरफ से ऐसा जवाब आएगा, लेकिन वो उनको प्यार से मना करते हुए अपने कमरे में चला गया। भाभी के जलवे ऐसे थे कि हर कोई उसी के चर्चा कर रहा था। उनके फ्लैट के सामने ही इंजीनियरिंग कॉलेज के 4 लड़के रहते थे, उनमें भी भाभी के चर्चे ही छाए हुए थे। प्रेम को समय ही नहीं होता कि वहाँ क्या चल रहा है इसकी खबर मिल सके। सुबह से लेकर रात के 11 बजे तक वो अपनी दिनचर्या में ही बिजी रहता। हालांकि कुछ समय बाद उन लड़कों से भाभी की करीबी ज्यादा होने लगी थी। उनका बेटा भी उन्हीं लड़कों के कमरे में ज्यादा खेलने लगा था। बिल्डिंग के बाकी लोग इस महिला के बारे में तरह तरह की बातें करने लगे थे। एक दिन जब प्रेम सीढ़ियों से ऊपर जा रहा था तब एक आदमी नीचे उतर रहा था। भाभी और उसका बेटा भी उनके पीछे पीछे जा रहे थे।
प्रेम भाभी को देखकर मुस्कुराया, लेकिन भाभी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, मानो वो प्रेम को जानती ही न हो। अब दोस्तों प्रेम ने अंदाजा लगा लिया कि ये उसका पति ही है। अब भाभी के उन लड़कों के साथ किस्से बहुत चर्चा में थे। प्रेम को भी कई कहानियां सुनने को मिले, लेकिन उसको विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उसने उसके पति को देखा था और फिर रात को उसके पति के रहते हुए किसी की हिम्मत जो उसको छू भी सके। उस औरत के कैरेक्टर पर तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे थे, सामने आकर तो नहीं, लेकिन पीछे से सब अलग अलग कहानी बना रहे थे। प्रेम ने भी सोचा कि आखिर बात में कोई तो सच्चाई होगी, नहीं तो ऐसे किसी की हिम्मत नहीं हो सकती कि कोई इस तरह किसी को बदनाम कर सके। शनिवार की रात फिर बिजली गई। प्रेम थका हुआ था, गर्मी में नींद भी नहीं आ रही थी। वो अपनी चटाई लेकर बाहर आ गया और वहीं बिछा कर लेट गया। कुछ देर बाद कुछ अजीब सी आवाज सुनकर प्रेम की नींद खुली। प्रेम ने कान देकर सुनने की कोशिश की तो दंग रह गया। ये तो रति क्रिया करने की आवाज थी। प्रेम के दिमाग में घूमने लगा कि आखिर ऐसा कौन है जो इतनी गर्मी में छत पर आके ये सब कर रहा है। वो आवाज की दिशा में गया तो देखा कि छत पर बने स्टोर रूम के पीछे कोई औरत किसी लड़के के साथ रति क्रिया में लगी हुई थी। रात के समय बिजली नहीं थी, लेकिन चांदनी रात की वजह से हल्का हल्का नजर आ रहा था। ध्यान देकर देखा तो प्रेम ने उस लड़के को पहचान लिया। लड़का तो नरेंद्र था, उन्हीं इंजीनियरिंग के छात्रों में से एक। प्रेम ने लड़की पर फोकस किया तो उसको बड़ा झटका लगा। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि भाभी थी। चटाई पर उनका 3 साल का बेटा सो रहा था। प्रेम को उससे भी ज्यादा बुरा तब लगा जब उसने देखा कि दूसरा लड़का विशाल अपनी बारी के इंतजार में सिगरेट फूंक रहा था। उसकी बेचैनी से अंदाजा लग पा रहा था कि अब उसकी बारी है। करीब आधे घंटे तक चलने वाले इस दृश्य को प्रेम ने वहीं जमीन पर बैठकर देखा। वो भाभी की खूबसूरती पर मोहित जरूर हो गया था, लेकिन उसकी नीयत बुरी नहीं थी, बल्कि वो तो उसका सम्मान करने लगा था। लेकिन इस घटना के बाद उसको निराशा हुई और उसने जितनी कहानियां सुन रखी थी सब पर यकीन करने को मजबूर हो गया। सुबह को कुछ लोगों के शोर करने पर प्रेम की नींद खुली। वो जल्दी से बाहर आया। नीचे वाले फ्लैट से लड़ने की आवाज आ रही थी। प्रेम नीचे गया, देखा तो भाभी अपने पति से लड़ रही थी। प्रेम को समझ ही नहीं आया कि पूरा माजरा क्या है। बस उसका ध्यान इसी पर गया कि भाभी रोते हुए जोर जोर से चिल्ला रही थी कि मैं रखेल नहीं हूँ, मुझे भी मेरा हक चाहिए, मेरे बच्चे का भविष्य चाहिए, मैं तेरी रखेल नहीं हूँ। चिल्लाती हुई वो सीढ़ियों तक आ गई और उसका पति सीढ़ियों से धड़ाधड़ उतरता हुआ चला गया, जैसे कुछ सुन ही नहीं रहा हो। उसके चले जाने के बाद भाभी वापस अपने कमरे में आके रोने लगी और धीरे धीरे बच्चा उसकी गोद में चिपकता चला गया। बिल्डिंग के लोग भी कानाफूसी करते हुए अपने अपने फ्लाइट में चले गए। रविवार का ही दिन था और शाम के वक्त मैं चाय बना रहा था। चूंकि मेरा कमरा छत के सबसे ऊपर था और बैचलर के लिए 1 रूम सेट काफी होता है। भाभी भी बच्चे के साथ छत पर आ गई। मैंने चाय के लिए पूछा, उन्होंने हाँ कर दिया और मैं कुछ देर में 2 कप चाय लेके बाहर लगी कुर्सियों के पास आया। भाभी ने पहला सीप लेते ही कहा, आप चाय बहुत अच्छा बनाते हैं। इतना बोलकर वो मुस्कुराने लगी और मैं शर्माने लगा। हालांकि उनके मुस्कुराने में मुस्कुराने जैसी खुशी नहीं थी। ऐसा मालूम पड़ रहा था कि किसी गम को मुस्कुराहट की चादर से ढकने के लिए मुस्कुराने की कोशिश की जा रही है। चाय पीते पीते मैंने ये नोट किया कि हमेशा हंसने मुस्कुराने और हंसी मजाक करने वाली औरत आज एकदम चुप चुप है। दया
कुछ तो बात है। वाली जासूसी डायलॉग याद आने लगे। पूछ लिया, क्या बात है भाभी, आप आज थोड़ी चुप चुप है? अगर कोई दिक्कत है तो बताइए, शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। उनके मुंह से शब्द नहीं, आंखों से आंसू गिरने लगे। वो अपने आंसू पोंछने के लिए हड़बड़ाई ताकि कोई न देख ले, लेकिन फिर रुक गई। शाम अब रात से मिलने चल पड़ी थी, इसलिए अंधेरा होना शुरू हो गया था और अंधेरे में कोई उनके आंसू नहीं देख पाता। मैंने पूछा, क्या हुआ भाभी, आप तो इस बिल्डिंग की सबसे बोल्ड औरत हो और आप रो रहे हो? उसने ऐसा जवाब दिया जिसका कोई तोड़ मेरे पास तो नहीं था। वो बोली, बोल्ड औरत के पास भी दिल होता है और जब दर्द बढ़ जाए तो आंखों से आंसू टपकते हैं बस। उसके बाद वो और बोलना शुरू हुई, मेरा पति मेरे साथ नहीं, अपनी पहली बीवी के साथ रहता है और जब मैं अपने बच्चे के भविष्य के बारे में बात करती हूँ तो लड़ना शुरू कर देता है, गाली बकता है और सामने होती हूँ तो पिटाई भी करता है। इसके बाद वो बोल न सकी। रोना, आंसू और दुख इसी का डेरा था। बहुत बेकार आदमी है, एक तो दो शादी किया, ऊपर से मारपीट करता है। भाभी, आप पुलिस में शिकायत क्यों नहीं करती उसकी? उन्होंने ऐसे मेरी तरफ देखा जैसे मैंने कोई हास्यास्पद बात कह दी हो। वो पुलिस वाले ही हैं, भाभी ने कहा। क्या वो पुलिस वाला है? मैं चौंक गया। सहसा ही अमर प्रेम फिल्म का वो गाना याद आ गया जिसमें बोल है कि सावन जब आग लगाए तो कौन बुझाए। जब पुलिस वाला ही ऐसी हरकत करेगा तो रक्षक और भक्षक में अंतर क्या रहेगा? न जाने क्यों मुझे भाभी पर भी गुस्सा आया और पूछ लिया कि आपने ऐसे इंसान से शादी क्यों किया जबकि वो पहले से ही शादीशुदा है। वो थोड़ा अफसोस भरे स्वर में बोली, अरे यार, तुम्हें नहीं पता, मेरी शादी नहीं हुई है। उसने शादी का वादा देकर रखा हुआ है और 6 साल में शादी करने को कभी तैयार नहीं हुआ। हम दोनों के बीच लड़ाई इसी बात को लेकर होती है। जब भी मैं उससे शादी करने को कहती हूँ वो कोई ना कोई बहाना बना करके टाल देता है। इसी 6 साल में हमारा एक बच्चा भी हुआ और 3 एम्बार्सन भी। अब भाभी का गुबार बाहर निकल रहा था, उनके आंखों से आंसू निकल रहे थे और वो बोले जा रही थी, उस समय मैं 19 साल की थी। मेरे पापा बचपन में ही चल बसे थे। माँ एक स्कूल में साफ सफाई का काम कर रही थी जिससे हमारा घर चलता था। भाई अपने लफंगे दोस्तों के चक्कर में निकम्मा हुआ जा रहा था। एक दिन वो और उनके दोस्त किसी से मार पीट करके आए जो बाद में मर गया। मेरे भाई और उसके दोस्त पर हत्या का चार्ज लगाकर पुलिस थाने ले गई। मैं और माँ उसको छुड़ाने गए। वहीं पहली बार इस पुलिस वाले से मुलाकात हुई। इसने भाई से मिलवाने में हमारी बहुत मदद की। उस वक्त लगा था कि ये हमारे लिए मसीहा है। फिर भाई को जेल हो गई, लेकिन इस पुलिस वाले ने हमसे कहा था कि ये हमारे भाई का नाम हत्यारों के लिस्ट में से हटवा देगा। हमें इस पर पूरा भरोसा था। फिर ये कभी कभी किसी कागज के बहाने, कभी केस के बारे में बताने के बहाने हमारे घर आने लगा। भाई को छूटने के लिए इसने हमसे 20 लाख मांगे और कहा कि ऊपर से नीचे तक सबको खिलाना पड़ता है। अगर कहीं से हम इतने पैसे का जुगाड़ कर दे तो भाई छूट जाएगा। मम्मी ने हमारा छोटा सा घर था उसे बेच दिया, लेकिन भाई तब भी नहीं छूटा। अब मम्मी बीमार रहने लगी। एक दिन ये मेरे घर आया। उस वक्त मम्मी घर पे नहीं थी और इसने मेरा बलात्कार किया। बदले में इसने भरोसा दिलाया कि अगर बलात्कार की बात मैं किसी से नहीं कहूं तब ही ये मेरे भाई को छुड़ाएगा। मैं चुप रह गई। फिर तो ये इसके हर बार का होने लगा जब भी इसका मन हो चला आए और मैं मजबूरी में चुप रह जाऊं। एक दिन मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हुई और वो चल बसी। मैं अकेली लड़की बहुत ज़्यादा घबरा गई थी कि मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी। तब ये
मेरे पास आया और मेरे से शादी करने को बोला। मैं थोड़ी चिंता मुक्त हुई। अब ये रोज मेरे साथ रहने लगा और मैं पहली बार गर्भवती हुई, लेकिन इसने बातें बना के मुझे अम्बारसन के लिए तैयार कर लिया। मैं जब भी शादी की बात करती तो ये टाल देता कि पहले एक बार तेरे भाई को छुड़ा लूं, तब तेरे साथ शादी कर लूंगा। 2 साल बाद मैं दोबारा गर्भवती हुई, लेकिन इस बार मैं माँ बनना चाहती थी ताकि ये इस बहाने भी शादी कर ले, लेकिन मैं गलत साबित हुई। इसने तब भी शादी नहीं की। उसके बाद 2 बार और अम्बारसन करवाया। मुझे तो 3 साल बाद पता चला कि ये शादीशुदा है। इसने मजबूरी का फायदा उठाकर एक 19 साल की लड़की के साथ न केवल बलात्कार किया बल्कि उसकी पूरी लाइफ खराब कर दी। अब रोते रोते भाभी के आंसू भी सूख गए थे और मेरी आंखें गीली हो रही थी। तो आप थाने जाकर इसकी शिकायत लगाती क्यों नहीं? भाभी बोली, गई थी, इसके साहब के पास लिखित में दे के आई थी। उसने मेरे सामने इसको खूब डांटा और फिर हम दोनों को अपने घर आने को बोला। मैं बोला, तो आप गई उसके घर? भाभी बोली, हाँ गई, लेकिन वो हुआ जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। भाभी के माथे की लकीरें थोड़ी और गहरी हो आई थी। वो बोली, जब मैं उसके साहब के घर गया तो पहले तो उसने ये आश्वासन दिलाया कि वो मेरी शादी इस पुलिस वाले से करवाएगा और मेरे भाई को भी छुड़ाने में मेरी मदद करेगा, लेकिन उसके बदले उसे वो चाहिए जो उसकी बीबी आजकल नहीं दे रही। वो इतना बेशर्म था कि उसने बिना लाग लपेट के साफ साफ सेक्स के लिए दबाव देने लगा। मैंने अपने फर्जी पति की ओर देखा, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मैं समझ गई ये दोनों मिले हुए हैं। अब हर हफ्ते मुझे उस थानेदार के पास जाना पड़ने लगा। दोस्तों, मैंने भाभी से झुंझला के कहा, यार ये कोई मजाक चल रहा है कि जो मर्जी एक बेचारी लड़की का? अब मैं रुक गया। आपने इनकार क्यों नहीं किया? आप वहां से भाग जाती। भाभी थोड़ा मुस्काई, कहाँ भाग जाती? एक अकेली जवान लड़की की क्या मजबूरी है तुम नहीं समझ पाओगे। मैं न जाने क्यों गुस्से में था। जब आदमी कुछ न कर पाने की स्थिति में होता है तो बस गुस्सा करता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अब तुम्हें भी अच्छा लगने लगा था? भाभी ने तपाक से जवाब दिया, हाँ अच्छा लगने लगा था। यहाँ तो केवल 2 ही मुझे नोच रहे थे। सोचो अगर ये पुलिस वाले न होते तो एक अकेली लड़की को कितने लोग नोचते। मैं उनके लिए जनता शौचालय बन जाती। बात तो एकदम सही है। भाभी की इस बात पर मन ही मन मैं भी सहमत हुआ। बात करते करते काफी समय हो गया था। मैं भी बात करते करते खुल गया था। अचानक मैंने उससे पूछ लिया, अच्छा उस दिन छत पर आप इंजीनियरिंग वाले लड़कों के साथ लगी हुई थी ना? पहले तो वो कुछ सेकेंड के लिए मेरे चेहरे पर एक टक देखती रही। मैं डर गया कि कहीं ज्यादा तो नहीं हो गया और वो हंस पड़ी। तुम्हें कैसे पता? मैं रिलैक्स होते हुए बोला, आपके मुन्ने की आवाज से मेरी नींद खुल गई थी। भाभी बोली, ये सब क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन इतने सालों में मैं इतना खुल गई कि अब मुझे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। ये लड़के मुझे पैसे देते हैं, वो साला तो राशन के अलावा 100 रुपये भी फालतू नहीं देता। अब मुझे जो आता है उसी से पैसे कमाती हूँ। लेकिन हाँ, तुम मुझे बहुत अच्छे लगे, तुमसे पैसे नहीं लूंगी। इतना बोलकर वो मेरे नितंब पर हाथ मार के हंसने लगी और मैं सोचने लगा कि इस समाज के हयानों ने किस प्रकार एक भोली भाली युवती को बाजारू बना दिया। दोस्तों, उस पूरी रात मैं यही सोचता रहा कि कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। एक भाई जो जानता है कि उसके घर की माली हालत ठीक नहीं, फिर भी कमाने की जगह
जगह आवारा लड़कों के साथ घूमता है। एक माँ जो अपने पति के मौत से हारी नहीं, अपने बच्चों के लिए साफ सफाई का काम भी करने को तैयार है। एक पुलिस वाला जो एक लाचार परिवार को झूठे दिलासा की जाल में फंसाकर उसके मकान तक को बिकवा देता है और उसकी बेचारी लड़की को हवस का शिकार बनाकर रखेल बना लेता है। एक लड़की जो इतने धोखे खाने के बाद इस उम्मीद में है कि इस धोखेबाज का कलेजा पसीजेगा और वो उससे शादी कर लेगा। 2 दिन बाद मुझे पता चला कि मकान मालिक को इसकी करतूतें पता चल गई और उसने इससे अपना फ्लैट खाली करवा लिया। लेकिन उस पुलिस वालों की करतूतों का पता किसी को नहीं चल पाया, या फिर चला भी तो सबने उस लड़की को ही गलत समझा क्योंकि वो एक रखेल थी। कुछ महीनों बाद भाभी मुझे मार्केट में दिखी। मैंने आवाज भी लगाया, हाथ भी हिलाया, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया था। शायद उन्होंने मुझे देखा न हो या फिर देखना न चाहती हो। मैं क्षणिक निराशा के साथ वापस अपने खरीदारी में लग गया। कुछ देर बाद किसी ने मेरे शर्ट का कोना खींचा। मैंने देखा तो एक 10-11 साल का लड़का था। मुझे लगा भीख मांग रहा है। मैंने झिड़कते हुए बोला, क्या है, चल आगे। उसने मुझे कागज का एक टुकड़ा पकड़ाया और सड़ी सी शक्ल बनाकर कुछ बुदबुदाते हुए चला गया। मैंने उस कागज को खोलकर देखा तो उस पर कोई मोबाइल नंबर लिखा था और नीचे लिखा था, तुम्हारी रखेल भाभी। कागज के टुकड़े पर लिखे हुए उस नंबर से मेरी बात हुई। वो भाभी ही थी, पास ही के दूसरे मोहल्ले में रहने लगी थी। उन्होंने संडे को मिलने बुलाया था। संडे को जब मैं वहां पहुंचा तो भाभी ने दरवाजा खोला। उनका बच्चा वहीं फर्श पर खेल रहा था। चाय पानी के बाद भाभी ने पूछा, पोहे बनाए हैं, खाओगे? मैं सिर हिलाया और पूछा, अब आपका पति आता है? भाभी बोली, हाँ आता तो हमेशा ही है, मतलब जब उसको लेने का मन करे या फिर मुझे कोई राशन पानी चाहिए या फिर उसके किसी दोस्त को मूड फ्रेश करना हो तो उसे लेकर आता है। मैं भाभी की शब्दवालियों से परिचित हो चुका था, इसलिए मुझे कुछ भी अजीब नहीं लगा। मैंने दोबारा बोला, आप उसके दोस्तों के लिए मना क्यों नहीं कर देती? उन्होंने नीचे देखकर नाखूनों को दूसरे नकुहन से खुरदते हुए कहा, पहली बार मना किया था, पिटाई भी खानी पड़ी और उसके दोस्त ने मेरे बच्चे के सामने ही मेरे सारे कपड़े उतार दिए और मेरे साथ जबरदस्ती किया, जिसमें इसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। मैं एक औरत होकर दो मर्दों का मुकाबला कैसे कर पाती? उसके बाद से मैंने मना करना छोड़ दिया। मुझे लगने लगा था कि इससे बड़ा नर्क और क्या हो सकता था। काश मैं इनकी कोई मदद कर पाता। अच्छा बताइए भाभी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? भाभी बोली, मदद तो मेरी कोई नहीं कर सकता, लेकिन ये जरूर कहूँगी कि तुम्हारे जैसा बंदा नहीं देखा। मुझे देखते ही सब लेने की सोचते हैं, लेकिन तुमने कभी कोशिश नहीं की ना। मुझसे तुम्हारे नज़रों में ऐसा दिखता है सब कुछ ठीक है ना, मशीन वशीन। और वो जोर से हंसने लगी। कई लोगों को नकली हंसने की ऐसी आदत हो जाती है कि हर बार वो असली हंसी जैसी ही लगती है। मैं भी मुस्कुराता हुआ बोला, वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं हर लड़की को हवस की नज़र से नहीं देखता और मेरे जैसे बहुत ऐसे लोग हैं समाज में जो महिलाओं को पूरा सम्मान देते हैं। भाभी फिर बोली, महिलाओं के सम्मान नहीं, महिलाओं के सम्मान पर नजर रहती है उनकी। इतने सालों में यही तो जान पाई हूँ। भाभी के दिल के दर्द को साफ महसूस किया जा सकता था। आप सही कह रही हैं, क्योंकि आपका अनुभव इतना बुरा है कि आप इसके अलावा कुछ सोच नहीं सकती। इसमें पुरुष समाज का ही दोष है। भाभी ने देखा कि माहौल थोड़ा साहित्यिक हो रहा है तो बोली, अच्छा मैं पोहा लाती हूँ। भाभी की खूबसूरती किसी चुंबक से कम न थी। अगर किसी कवि की नज़र उन पे पड़ जाए तो एक कविता तो लिख ही दे, लेकिन उस खूबसूरत शरीर में घाव से छलनी दिल भी था।
था जो 1000 यातनाएं सहने के बाद भी जिंदा दिली से जी रहा था। पोहा बहुत स्वादिष्ट बना है, मैं खाते हुए कहा। वो मुस्कुराकर सर हिलाई। न जाने मेरे मन में क्या सूझा, मैंने पूछ लिया, आप इसको छोड़कर अकेले क्यों नहीं हो जाती? बहुत सारी फैक्ट्रियां है, कई और जगह है जहां आपको कोई छोटा मोटा काम मिल जाएगा। वो मेरे गाल को खींचते हुए बोली, अरे मेरे भोले, काम तो मिल जाएगा, लेकिन इस बच्चे को क्या मैं काम पर भी साथ में लेके जाऊंगी? और वैसे भी वो मुझे अलग नहीं होने देगा, कुत्ता है एक नंबर का। कुत्ता कहते हुए भाभी के दांत एक दूसरे को पीस रहे थे। मैं बोला, तो फिर किसी से शादी कर लो। इससे आगे मैं कुछ बोलता, भाभी बोली, तुम करोगे मुझसे शादी? मेरे तो जैसे पोहा मुंह में ही अटक गया। मैं सोच में पड़ गया कि क्या जवाब दूं। तभी वो जोर से हंसकर बोली, अरे मैं मजाक कर रही थी। वो तो हंसती रही, लेकिन मैं वहां से आने के बाद भी ये सोचता रहा कि मैं तो मजाक में भी उससे शादी नहीं कर सकता, तो फिर शादी कर लो वाली बात और सलाह मैं कैसे दे सकता हूँ? शायद उसने मुझे मेरी औकात बताने के लिए ये सवाल किए हो और बड़ी मासूमियत से मुझे पानी पानी कर गई, क्योंकि वो कुंवारी नहीं है या फिर उसके साथ कई लोगों से संबंध किया है, इसलिए मैं उससे शादी नहीं कर सकता। लेकिन इसमें उसका क्या दोष है? पोहा हजारों सवालों की तरह गले में अटका हुआ था। फिर न जाने क्यों दिमाग में आया, उसके साथ भाग कर कहीं चला जाऊं क्या? वहीं उसके साथ जिंदगी चैन से बिताऊंगा। पढ़ाई भी पूरी हो ही गई है, जॉब करेंगे और हम तीनों रहेंगे आराम से। लेकिन मेरे घर वाले तो बिल्कुल राजी न होंगे। बगावत कर लूं क्या? यही सब सोचते सोचते न जाने कब नींद आ गई।